गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने चिलेट्स क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, चिलेशन क्या होती है और कैसे चिलेट फॉर्मेशन होती है और चिलेटिंग लिगेंड की एप्लीकेशन क्या है वो सब डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ चिलेट इफेक्ट। देखो, जिस कॉम्प्लेक्स में जितने ज़्यादा पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे यानी बाइडेंटेट लिगेंड होंगे या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड होंगे, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का कैसे आइडिया होता है? उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू से, ठीक है, लॉग बीटा वैल्यू से। बिकॉज बीटा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे NiNH3 होल 6 + 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मतलब जो ये वाले कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड होगी उसके लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे मोनोडेंटेट लिगेंड है, उसके कंपैरिजन में जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे NiEN3 है, तो जो EN है वो बाइडेंटेट लिगेंड है और जो अमोनिया है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो इस रिएक्शन के लिए जो लॉग बीटा की वैल्यू है वो क्या है? 18.28 है। और इस रिएक्शन के लिए जो लॉग बीटा की वैल्यू है वो क्या है? 8.61 है। तो इसके लिए ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वाला कॉम्प्लेक्स इससे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इससे ज़्यादा है। और स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है तो उसके बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो उसकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसके लिए जो बीटा की वैल्यू है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। सो तो इसमें हम ये बता सकते हैं, तो लॉग बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसके लिए ज़्यादा होगी। तो ये हमने किस बेसिस पे कंक्लूड किया कि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है यानी चिलेट वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके लिए जो लॉग बीटा की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो ये हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट के वैल्यूज़ के बेसिस पे कंक्लूड किया। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें CuNH3 4 यानी टेट्राअमीन कॉपर 2 आयन कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर हम इसमें 2 EN डालेंगे तो ये कितने अमोनिया को सब्स्टिट्यूट कर देगा? क्योंकि जो एक EN है उसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, तो जो 2 EN है उसमें कितने डोनर एटम्स होंगे? 4 डोनर एटम्स होंगे। तो यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये 4 के 4 अमोनिया को सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा? 4 अमोनिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? CuEN ट्वाइस, ठीक है, +2 चार्ज भी आएगा यहाँ पे। तो अगर तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात देखो तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? रिएक्टेंट साइड में 3 मोल्स हैं और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? यहाँ पे 5 मोल्स हैं। तो अगर तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो वो किसको फेवर करती है? फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करती है। जैसे हमें पता है जिस भी रिएक्शन के लिए अगर एंट्रोपी ज़्यादा होगी ना, एंट्रोपी ज़्यादा होगी तो वो रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और राइट हैंड डायरेक्शन में। तो अगर हम इसके लिए ये इक्वेशन देखें दैट इज़ del G = del H - T del S, तो अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है, हमें पता है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए del G की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है यानी जो del S है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो जो अगर कोई भी रिएक्शन है, अगर मान लो वो एक्सोथर्मिक है, तो del H क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे तो नेगेटिव ही बनेगा, तो del G ओवरऑल क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। मतलब जो del S अगर पॉजिटिव होगा तो del G के नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर del G नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है अगर इस रिएक्शन की, तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करती है, ठीक है। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है।
और इसका एक सेकेंड रीज़न हम ये भी बता सकते हैं, अब ये वाला फैक्टर तो हो गया कि जो पॉलीडेंटेट वाले लिगेंड है उनके बनने से एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करती है। दूसरा, जब कोई पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम से बाइंड होता है, तो मान लो जैसे ये EN है, EN का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2। तो इसमें दो डोनर एटम्स कौन से हैं, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये इन दोनों डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक होता है, दोनों डोनर एटम्स के थ्रू मेटल से लिंक होता है। तो पहले इसका एक डोनर एटम यानी एक एंड मेटल से कंबाइंड होता है और दूसरा ऐसे ही रहता है, फिर इसका दूसरा एंड मेटल से कंबाइन होता है, ठीक है। तो पहले पहला एंड फर्स्ट एंड मेटल से कंबाइन होता है और फिर उसका सेकेंड एंड मेटल से कंबाइन होता है। तो इससे क्या होता है ना, जब उसका एक जो एंड है मेटल से जुड़ जाता है तो उसके दूसरे एंड की मेटल से जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर एक एंड जुड़ गया तो दूसरा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मोनोडेंटेट लिगेंड के केस में क्या होगा हमारे पास, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मान लो अगर हम यहाँ पे EN की बात करें तो यहाँ पे CuEN ट्वाइस था, ठीक है। तो 2 EN लिगेंड है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक EN का एक एंड जुड़ गया तो दूसरे एंड के जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल लिगेंड है, मान लो अमोनिया की बात करें हम, इंडिविजुअल लिगेंड है कि अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो वो तो अगर 4 अमोनिया है, चारों को इंडिविजुअली जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी या यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे होगी ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। When one end of chelating ligand gets attached to a metal ion, the other end cannot get far away and the probability of it getting attached to the metal ion is large, ठीक है। तो जो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सेंट्रल मेटल आयन से बाइंड होने की, एज़ कम्पेयर टू जो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी टेंडेंसी कम होती है मेटल आयन से बाइंड होने की। So independent molecules have lesser chances to get attached to the metal ion because of much larger volume of the solution. तो M plus NL is in equilibrium with MLN, तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा N, इसकी वैल्यू क्या होती है MLN डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन M इंटू L, ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो ज़्यादा बनेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो बीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो जिस कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए उस रिएक्शन की स्टेबिलिटी कांस्टेंट की ज़्यादा है तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम चिलेट रिंग्स, जितनी जिस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स ज़्यादा होंगी उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और ये हमने किससे कंक्लूड किया, हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करके देखा। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स है NiNH3 होल ट्वाइस H2O का पूरे का 4, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2+ चार्ज है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स हैं वो कितनी हैं, 0 हैं। नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स कितनी है यहाँ पे, 0 हैं, क्योंकि जो अमोनिया है वो क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, और जो वाटर है वो भी क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। अमोनिया एंड वाटर बोथ आर मोनोडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे कोई चिलेट नहीं बन रहा और रिंग फॉर्मेशन नहीं हो रही। तो जो नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 0। नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स कितने हैं, 0। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। अब हम इस कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट से कंपेयर कर सकते हैं जिसमें चिलेट रिंग बन रही है। अब जैसे यहाँ पे EN है, EN इज़ अ बाइडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग बनेगी, 1 बनेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे 1 चिलेट रिंग है तो इतनी है, 0 चिलेट रिंग है तो उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू तो सबसे कम है। अगर हम निकल के कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पे अमोनिया और वाटर दोनों ही मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चिलेट रिंग्स कितनी होंगी, 0। तो इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1.0 × 10⁸ नेक्स्ट इज NiEN ट्वाइस वाटर ट्वाइस पूरे का 2 पॉजिटिव। नाउ जो EN है यानी इथाइलिन डायमाइन है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, और उसमें जो नंबर ऑफ़ चिलेट, अब जो EN है अगर एक EN होता तो एक चिलेट रिंग बनती, लेकिन अगर 2 EN है तो यहाँ पे 2 चिलेट रिंग बनेगी। और इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 10⁻14।
जो इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स सबसे ज़्यादा है विच इज़ 2। तो इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट अगर हम निकल के कॉम्प्लेक्स की बात करें दैट इज़ NiNH3 होल 6+2। अब इसमें जो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स हैं वो क्या है, 0। इसमें जो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स कितनी होंगी, 0 होंगी। नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इज़ 0। तो इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 5.5 × 10⁸ उसके बाद जो निकल है En थ्राइस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 3+ चार्ज है, तो इसमें जो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स है वो कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 लिगेंड है। इथाइलिन डायमाइन कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो इसमें जो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स हैं वो कितनी होंगी, 3 होंगी। और इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4.0 × 10⁸18। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स होंगी उतनी ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। जैसे अगर यहाँ पे निकल की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स 3 है, तो उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगर हम कॉपर के कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स 0 है, बिकॉज यहाँ पे अमोनिया इन्वॉल्व है एंड अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, और इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 3.98 × 10⁻12। नेक्स्ट अगर हम CuEn ट्वाइस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2+ चार्ज है, तो इस पे नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स कितनी हैं, 2 हैं, तो इसमें जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.0 × 10⁻20 होगी। कितनी होगी इसमें वैल्यू, 1.0 × 10⁻20, क्योंकि यहाँ पे 2 चिलेट रिंग्स बन रही हैं। अब जो ट्राइन लिगेंड है, जो ट्राइन है इसको हम पूरा कैसे लिख सकते हैं, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, NH2CH2CH2 NH CH2CH2 NH CH2CH2 NH2। ठीक है, दैट इज ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, मतलब डोनर साइट ये होगी, सेकेंड डोनर साइट ये होगी, थर्ड डोनर साइट ये होगी और फोर्थ डोनर साइट ये होगी, दैट इज ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। तो यहाँ पे 4 डोनर साइट्स होगी जो सेंट्रल मेटल एटम से लिंक हो सकती हैं। तो यहाँ पे कितनी रिंग्स बनेंगी, एक रिंग तो इन दोनों से बन जाएगी, ठीक है, एक रिंग इन दोनों से बन जाएगी और एक रिंग इन दोनों से बन जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितनी रिंग्स बन जाएंगी, 3 चिलेट रिंग्स बन जाएंगी। तो इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू इसीलिए इससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब चिलेट रिंग के साइज पे कैसे डिपेंड करता है, देखो अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो वो 6 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो 6 मेंबर्ड से ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें अनसेचुरेशन होगी तो वो 5 मेंबर्ड से ज़्यादा स्टेबल होगी। 5 मेंबर्ड रिंग वैसे 6 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल है अगर उसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस केस में 6 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे अगर हम एसिटाइल एसीटोनेट का एग्जाम्पल देखते हैं, ये सब बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है कि क्यों अनसेचुरेशन होने से उसकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे एसिटाइल एसीटोनेटो है, इसमें जो बाइंडिंग साइट होती है ऑक्सीजन के लोन पेयर और O नेगेटिव होता है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 O नेगेटिव मेटल से बाइंड होता है। तो ये कितने मेंबर्ड रिंग हुई, 1 2 3 4 5 6। अब ये 5 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड और अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई रिंग है जिसका साइज 6 मेंबर्ड रिंग से ग्रेटर है तो वो अनस्टेबल होगी। वो अनस्टेबल क्यों होगी, क्योंकि उसमें एक तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ठीक है, इंक्रीज इन वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीडेड टू ब्रिंग कोऑर्डिनेटिंग एटम्स टुगेदर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा सारे कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को इकट्ठा लाने के लिए, ठीक है। सो देयर इज़ अ रिलेटिव डिफिकल्टी ऑफ फाइंडिंग अ स्टेरिकली नॉन क्राउडेड रिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेरिकली नॉन क्राउडेड रिंग कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने में हमें डिफ़िकल्टी होगी।
तो इसीलिए जो 6 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा बड़ी रिंग होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ जो जिसमें एटम्स होंगे, तो वो ज़्यादा अनस्टेबल होगी। क्यों अनस्टेबल होगी? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ज़रूरत होगी सारे कोऑर्डिनेटिंग एटम्स को इकट्ठा रखने के लिए। So next is about nomenclature of coordination compounds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नेम कैसे देंगे, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, 2 लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस ऑर्डर में नेम करेंगे? तो पहले तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, उसके 2 पार्ट होते हैं, कैटायनिक पार्ट एंड एनायनिक पार्ट, आयनिक कॉम्प्लेक्सेस में। तो पहले कैटायन को हम नेम करते हैं और उसके बाद एनायन को नेम करते हैं। क्या होता है ना, पहले कैटायन को नेम करते हैं हम, उसके बाद एनायन को नेम किया जाता है, जनरली ऐसा ही होता है। अब किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम देना है तो उसके कौन कौन से पार्ट होंगे, उसमें मेटल प्रेजेंट होगी और उसमें कौन प्रेजेंट होंगे, लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। तो पहले हम किसको नेम देंगे, लिगेंड्स को नेम देंगे, उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम को नेम देंगे। पहले किसको नेम देंगे, लिगेंड को, और फिर सेंट्रल मेटल एटम को। जैसे अब इसमें है, इसमें पहले लिगेंड NH3 को नेम दिया, फिर Cl नेगेटिव को नेम दिया और फिर सेंट्रल मेटल आयन को नेम दिया। अब जो ये लिगेंड है, इनकी नेमिंग किस ऑर्डर में होती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। जिसका नेम अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको हम पहले नेमिंग देते हैं, जिसका बाद में आएगा उसको हम बाद में नेम करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे अमाइन है, तो इसका जो है स्टार्ट किससे होता है, अमाइन A से स्टार्ट होता है, Cl किससे स्टार्ट होता है, क्लोरो, यानी C से स्टार्ट होता है। तो इसको अगर हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेम करें तो पहले कौन आएगा, अमाइन आएगा और फिर Cl। तो पहले इसलिए हम NH3 को नेम करते हैं, फिर Cl नेगेटिव को और फिर सेंट्रल मेटल आयन को नेम करते हैं। नेक्स्ट, नेम ऑफ लिगेंड्स की जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो किससे एंड होते हैं, O पे। जैसे कि F नेगेटिव की बात करें तो उसका नेम क्या होगा, फ्लोरो। जो Cl नेगेटिव है उसका नेम क्या होगा, क्लोरो। कि जो नेगेटिव लिगेंड्स है ना उसको हम एंड किस पे करते हैं, O पे। F नेगेटिव फ्लोरो, Cl नेगेटिव क्या होगा, क्लोरो। Br नेगेटिव होगा तो ब्रोमो, OH नेगेटिव होगा हाइड्रोक्सो, Cn नेगेटिव होगा साइनो, CH3CO नेगेटिव होगा, इसको हम लिखते हैं एसीटेट। NO3 नेगेटिव होगा, इसको हम लिखते हैं नाइट्रेट। तो NO2 नेगेटिव होगा। अब ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एम्बिडेंटेट लिगेंड का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे सेंट्रल मेटल आयन से सिर्फ एक ही डोनर एटम अटैच होगा। जैसे कि NO2 नेगेटिव की बात करते हैं तो अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नाइट्रेटो N। अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नाइट्रेटो O। और जो SO4 नेगेटिव है इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेटो। और अगर SO3 नेगेटिव है इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फीटो। एंड H2O3 नेगेटिव इसको हम क्या बोल देते हैं, थायोसल्फेटो। जो CO नेगेटिव है इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्जेलेटो। और जो HCl नेगेटिव है इसको हम बोल देते हैं थायोसाइनेटो। और अगर हम इसको NCS नेगेटिव लिखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेटो। HCl नेगेटिव को थायोसाइनेटो लिखोगे, NCS नेगेटिव को आइसोथायोसाइनेटो। और O2 नेगेटिव इसको ऑक्सो, अगर O22 नेगेटिव होगा तो परोक्सो लिखेंगे। N3 नेगेटिव के लिए अजीडो लिखेंगे। ये सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए कि कभी आपके सामने जो भी कॉम्प्लेक्स पेपर में पूछा जाए नेमिंग करने को तो उसमें आप लिगेंड को क्या नेम देंगे वो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको सब मेमोराइज होना चाहिए। अब अगर NH2 नेगेटिव चार्ज है तो इसको इमीडो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है। जनरली नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, एक ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो नाइट्रोजन है इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो
अब कोई भी अगर सेंट्रल मेटल एटम अपने, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है? जनरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो जितने नॉर्मल बॉन्ड से वो कम बॉन्ड बनाएगा उतना हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? चार्ज लगा देते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड कम बना रहा है, तो यहाँ पे हम कितना चार्ज ऊपर लगा देंगे? 2 नेगेटिव। सो NH2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इमीडो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, उसको बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? 3 बनाने चाहिए, तो 1 कम बॉन्ड बना रहा है। अब 1 कम बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उस पर हम पूरे पे चार्ज कितना लगाएंगे? -1 लगाएंगे, और इसको हम बोलेंगे क्या? अमीडो। इसको हम क्या बोलेंगे? अमीडो। अब जैसे H नेगेटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रिडो। C6H5 नेगेटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनाइल। C6H5 नेगेटिव को हम क्या बोल देंगे? फिनाइल। जैसे N3 नेगेटिव है, इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिडो। HS नेगेटिव को क्या बोलेंगे? मरकैप्टो। HS नेगेटिव को क्या बोलेंगे? मरकैप्टो। और जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं वो किस पे एंड होते हैं? EM पे। जैसे NO पॉजिटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। मतलब जितने भी पॉजिटिव लिगेंड हैं उनके पीछे हम क्या लगा देते हैं? EM। मतलब NO पॉजिटिव को हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोसोनियम। और जो NO2 पॉजिटिव होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनियम। NH2 NH3 पॉजिटिव को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीनियम। जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको हम एज सच नेम करेंगे, जैसे कि CH3 NH2 है, इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइलमाइन। NH2 CH2 CH2 NH2, इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन डायमाइन। C6H5N, इसको हम क्या बोलेंगे? पिरिडिन। ठीक है। C6H5 होल थ्राइस P, इसको हम कैसे नेम करेंगे? दैट इज ट्राइफिनाइल फोस्फीन। इसको हम कैसे नेम करेंगे? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को हम किस ऑर्डर पे, पहले किस ऑर्डर में नेम करते थे? पहले नेगेटिव लिगेंड्स को नेम करते थे, और फिर न्यूट्रल को नेम करते थे, और फिर पॉजिटिव लिगेंड्स को नेम करते थे। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 पूरे का 4 ClNO2 पूरे कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज होगा। इस कॉम्प्लेक्स में हम लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम करेंगे। जैसे कि NH3 है, अमाइन, Cl, क्लोरो, NO2, नाइट्रो। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम इसको नेम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 से ज़्यादा हैं तो उनको हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे ना। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हैं तो उसको हम डाई और बाई से लिखेंगे, 3 हैं तो ट्राई से, 4 हैं तो टेट्रा से, 5 है तो पेंटा से, 6 हैं तो हेक्सा से, 7 है तो हेप्टा से, 8 हैं तो ऑक्टा से, 9 है तो नोना से, एंड 10 है तो डेका से। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। पर अगर कोई पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स हैं, पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स क्या होते हैं? जिसमें ऑलरेडी डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन लिगेंड्स को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स। तो ऐसे लिगेंड्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऐसे लिगेंड्स को हम पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स और कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स बोलते हैं। ऐसे लिगेंड्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है? इथाइलिन डायमाइन। इसमें डाई ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे किसी कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड 2 प्रेजेंट हैं तो इसके लिए तुम फिर से नहीं लिखोगे डाई इथाइलिन डायमाइन, फिर से नहीं लिखोगे। इसके लिए तुम क्या लिखोगे? बिस इथाइलिन डायमीन पूरा लिखोगे। ठीक है, तो जैसे ये पॉलीसिलेबिक लिगेंड है जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड्स का यूज़ पहले से किया जाता है। ठीक है, जैसे C6H5 होल थ्राइस P है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। जैसे N2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? डाई नाइट्रोजन। CH3 होल थ्राइस P है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्राइमिथाइल फोस्फीन। अगर O2 है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डाइऑक्सीजन। और अगर C5H5 नेगेटिव है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंटा डाइनाइल। अब ये सारे पॉलीसिलेबिक और कॉम्प्लेक्स लिगेंड है जिसमें इन वर्ड्स का ऑलरेडी यूज़ है। तो इनके लिए हम फिर से, अगर ये नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 से ज़्यादा हैं किसी कॉम्प्लेक्स में, तो हम फिर से डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम किस तरह के वर्ड्स का यूज़ करेंगे?
जैसे कि अगर नंबर ऑफ पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स 2 हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे बिस। अगर नंबर ऑफ पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स 3 हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे ट्रिस। अगर नंबर ऑफ पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स 4 हैं तो उसके लिए टेट्रा किस यूज़ करेंगे। अगर नंबर ऑफ पॉलीसिलेबिक लिगेंड 5 है तो उसके लिए किस प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, पेंटा किस। अगर नंबर ऑफ पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स 6 हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हेक्सा किस। तो इस तरह से अगर नंबर ऑफ पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो उसके लिए हम इन प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे, ना कि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जैसे कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्सेस का। HSO3 है नेगेटिव, इसका नेम क्या होता है, बाई सल्फीटो। इसको क्या होता है, इसको हम कैसे नेम करते हैं, दैट इज़ बाई सल्फीटो। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स। अब ऐसे हम कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करके देख लेते हैं जिसमें पॉलीसिलेबिक लिगेंड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। जैसे कि NiEN होल थ्राइस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज हैं, 2+। तो यहाँ पे जो इथाइलिन डायामीन है इसको हम किस तरह से लिखेंगे। अब इथाइलिन डायामीन के कितने लिगेंड्स, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने प्रेजेंट हैं, 3। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रिस। क्या लिखेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायामीन निकल 2 आयन। क्या लिखेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायामीन निकल 2 आयन। अगर यहाँ पे निकल EnH2 होल का 4 पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। अल्फ़ाबेटिकली किसका नाम पहले आएगा, एक्वा। वाटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वा। और EN के लिए हम इथाइलिन डायामीन यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली एक्वा पहले आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेट। अब यहाँ पे 4 लिगेंड्स हैं और ये पॉलीसिलेबिक लिगेंड भी नहीं है, ये क्या है, एक सिंपल लिगेंड है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा इथाइलिन डायामाइन। जो ये पॉलीसिलेबिक लिगेंड्स होते हैं उनको हमने ये सिंपल ब्रैकेट्स में दिखाना है हमेशा, चाहे वो 1 प्रेजेंट हो, 2 प्रेजेंट हो, 3 प्रेजेंट हो या कितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो, तो उसे हमें ब्रैकेट्स में ही शो करना है। तो टेट्रा एक्वा इथाइलिन डायामीन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, निकल पूरे पे मतलब चार्ज कितना होगा, 2, यहाँ पे आयन, ठीक है। RuNH3 पूरे 5N2 कॉम्प्लेक्स Cl2। तो यहाँ पे हम इसके लिए हम अमाइन मेंशन करते हैं और इसके लिए हम डाई नाइट्रोजन मेंशन करते हैं, अमाइन और डाई नाइट्रोजन। तो अल्फ़ाबेटिकली अमाइन पहले आ रहा है तो हम अमाइन लिखेंगे। अब अमाइन एक सिंपल लिगेंड है तो इसके लिए हम लिखेंगे, अब देखो ये आपको सारे स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है, ठीक है। और जैसे केटायन और एनायन है ना, उनके बीच की नेमिंग में डिफरेंस देना होता है, बाकी सब कॉन्टिन्यूस चलेगा। जैसे अब यहाँ पे हमने लिखा पेंटा अमाइन। अब देखो ये एक पॉलीसिलेबिक लिगेंड है, क्योंकि इसमें डाई वर्ड इन्वॉल्व हो गया तो इसको हम क्या दिखाएंगे, सिंपल ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, ठीक है। सो ब्रैकेट्स में डाई नाइट्रोजन। अब ये एक ही लिगेंड प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमने डाई नाइट्रोजन लिख दिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रुदेनियम। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 कैसे है, जैसे Cl है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हो गया, -2। अगर हमें रुदेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, X। अमोनिया पे चार्ज कितना है, 5 × 0, ठीक है। डाई नाइट्रोजन पे 0 चार्ज है, इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, +2, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई रुदेनियम की, 2, ठीक है। रुदेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2। गैप देके और स्पेस देके हम लिखेंगे यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो पेंटा अमीन डाई नाइट्रोजन रुदेनियम 2, स्पेस देके हम लिखेंगे क्लोराइड।